हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है आपकी लीनियर अलजेब्रा की क्लास नंबर 6 और लास्ट टाइम हमने किया था मैट्रिक्स चैप्टर को कंप्लीट और डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। और आज भी डिटर्मिनेंट चैप्टर में करने वाले हैं हम इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का। और इनवर्स सीखने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज एडजॉइंट की हेल्प से ही हम इनवर्स को फाइंड आउट कर सकेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनवर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसके बाद देखेंगे कि एक्लन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म क्या होती है। ठीक है, और उसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है। फर्स्ट हमारे पास एडजॉइंट क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लेना है, ए को, जिसका ऑर्डर कितना है, हमारे पास एन ऑर्डर है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे हम, ट्रांसपोज लेंगे किसका, एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी, एक न्यू मैट्रिक्स होगी जिसमें की एंट्रीज होंगी कैपिटल ए आई जे। यहाँ पे जो कैपिटल ए आई जे है वो क्या बता रहा है, ये है को फैक्टर है। एलिमेंट कौन सा है, किसका को फैक्टर है, स्मॉल ए आई जे का। ठीक है, और जो ये मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, इसको फैक्टर वाली मैट्रिक्स, इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज करके ही एडजॉइंट को निकालना है। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखेंगे ज्यादा क्लियर होगा। बस इतना याद रखना है कि को फैक्टर मैट्रिक्स लिख के सारे एलिमेंट्स की उनका ट्रांसपोज कर देना है तो वो एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगी। और एडजॉइंट को लिखना कैसे है, डिनोट कैसे करना है, इस टाइप से करना है, एडजॉइंट ए से। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई हो। अब देखते हैं कि टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसका जो एडजॉइंट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स ली जिसकी एंट्रीज हैं A11, A12, A21, A22, ये इसकी एंट्रीज हैं। अब पहले जैसे ये एलिमेंट है स्मॉल A11, ठीक है, इसके लिए को फैक्टर को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल A11। तो इसको निकालना कैसे है, पहले जो इसकी पोजीशन है ना 1 1, इनको ऐड कर दो। ठीक है, जैसे 1 + 1 2 हो गया। चलो ऐसे नहीं, ऐसे देखो, जैसे ये पोजीशन है इसकी 1 1, ठीक है, -1 के ऊपर जो पावर लेनी है इसकी पोजीशन का सम लेना है, ऐड करके ही लिखना है। ठीक है, -1 लिखा, उसके ऊपर पोजीशन का सम ले लेना है। फिर क्या करना है, जिस रो में और जिस कॉलम में ये एलिमेंट लाई कर रहा है उस रो और कॉलम को लीव करना है। ठीक है, अब जैसे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है तो बाकी जो एलिमेंट बचा वो यहाँ पे आ जाएगा, A22 साथ में मल्टीप्लाई कर देना है तो ये बन गया फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस टर्म को सोल्व करेंगे तो कैपिटल A11 किसके आ जाएगा, A22 के आ जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड एलिमेंट को देखते हैं A12। ठीक है, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, इसके लिए भी क्या लेना है, सबसे पहले -1 लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसकी पोजीशन का सम 1 + 2 ऊपर लिख देना है। ठीक है, और ये कहाँ लाई करा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो इनको लीव कर देना है तो बचा कौन सा, A21 एलिमेंट, तो उसको साथ में मल्टीप्लाई कर देना है तो ये सेकंड एलिमेंट का क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया। अब देखते हैं A21, ये वाला एलिमेंट, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, तो ये भी कहाँ लाई कर है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो -1 की पावर में 2 + 1 और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को लीव करेंगे तो कौन सा एलिमेंट बचेगा, A12। तो A12 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है तो यहाँ से ये वाला आ जाएगा A21 का कोफैक्टर, A21 कोफैक्टर आ जाएगा किसका, A21 एंट्री का। अब A22 जो एंट्री है स्मॉल A22, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, ये कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, तो -1 की पावर में 2 + 2 आ गया और सेकंड रो और सेकंड कॉलम को लीव करके कौन सा एलिमेंट बचेगा, A11, वो साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन सबको क्या लिखना है, एक मैट्रिक्स में लिख देना है, A11 यहाँ लिख दिया, A12 जो भी आया लिख दिया, A21, A22 लिख के एक मैट्रिक्स बना दी। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गई, ये वाली सेकंड यहाँ पे जो लिखी हुई है। फिर इसका क्या कर देना हमने, ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज कैसे करना है, इस रो को किस में चेंज कर देना है, कॉलम में। तो यहाँ पे A22 माइनस A21 कहाँ आ जाएंगे, कॉलम में आ जाएंगे। और ऐसे ही सेकेंड रो क्या बन जाएगी हमारी, कॉलम में आ जाएगी। तो माइनस A12 A11 कहाँ आ जाएगा, इस कॉलम में। तो ये क्या बन गया, जो हमारी इनिशियल में जो मैट्रिक्स थी A, उसके लिए उसका एडजॉइंट आ गया ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक भी बन जाती है कि टू ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो उसका डायरेक्टली देखते ही हम कैसे लिख सकते हैं एडजॉइंट। आपने क्या करना है, देखो ये जो A11 है A22 है, जो एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स में देखो फ्लिप हो गए, मतलब चेंज हो गए, एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए। तो डायगोनल एलिमेंट्स को हमने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, देखो A21 और A12, इनका जो है यहाँ पे क्या हुआ है, एडजॉइंट में साइन चेंज हुआ है। तो टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है आपने, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव बना देना है, दोनों का करना है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का। तो ये हमने सीखा टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। ठीक है, कि डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देना है, चेंज, इंटरचेंज, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका सिर्फ क्या चेंज करना है, साइन को चेंज करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल चल लो, इसका है नहीं, आप खुद कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, बना लेना कुछ, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक मैट्रिक्स, आप इसका बना लेना एग्जाम्पल के लिए कि क्या आएगा। या बता ही देती हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है। ट्रिक से ही लिखते हैं इसका जो एडजॉइंट है। मान लो कि ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। तो इसका जो एडजॉइंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना है। तो देखो ट्रिक से निकालना है आपने टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का। तो 2 और 1 को यहाँ चेंज कर दो, 1 2 को 2 1 लिख दिया, नॉन डायगोनल एलिमेंट को -3, और क्या कर दिया यहाँ से -4। तो ये बन गया इसका एडजॉइंट। तो ऐसे निकालना है आपने। ठीक है, अब देखते हैं एडजॉइंट किसका निकालना है हमने, मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की। तो उसका कैसे लिखना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ये वाली ले ली, जिसकी फिलहाल एंट्री है A11 A12 A13, ऐसी A21 A22 A23 A31 32 A33। तो इसके लिए क्या करना है आपने कि एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, तो सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो और उसका क्या निकालो यहाँ पे, ट्रांसपोज। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे A11, इसका कोफैक्टर क्या होएगा, -1 की पावर में 1 + 1, जैसे वहां सिखाया वैसे ही करना है कि -1 के ऊपर उसकी पोजीशन को लिख देना है। और ये कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये वाली एंट्रीज बचेंगी। तो इनका जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट लिख देना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये निकाल के लिख देना है, वो A11 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री का निकालना है कोफैक्टर। ठीक है, सभी एंट्री का सिमिलर ही निकलेगा। ठीक है, मतलब सिमिलर मेथड है निकालने का कोफैक्टर का। फिर उन कोफैक्टर को लिख के और सबका क्या कर देना आपने, ट्रांसपोज कर देना। तो ये आ जाएगा एडजॉइंट 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। ठीक है, तो इनवर्स के लिए हमें 2 मैट्रिक्स की जरूरत होगी, जिसके लिए हमने ले लिया एक बार ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को। दोनों की दोनों मैट्रिक्स हमारे पास कैसी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि ए बी की प्रोडक्ट करें, तो भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए ऑर्डर एन की, और बी और ए की मल्टीप्लाई करें तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए ऑर्डर एन की। तब हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो क्या है, इनवर्स है किसका, ए का। ठीक है, और इनवर्स को हम कैसे लिखते हैं, इस नोटेशन में लिखते हैं, ए के ऊपर -1 करके, तो ये ए इनवर्स आ जाएगा। और एक और तरीका भी है जैसे इनवर्स को लिखने का, कि आता क्या है,
इनवर्स निकालते कैसे हैं? जो हमारे पास एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स है उसको डिवाइड कर दो किससे? डिटर्मिनेंट जो आता है उस मैट्रिक्स का, उससे डिवाइड करने पर हमारे पास इनवर्स वाली मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या हुआ हमारे पास इसमें कि ए और बी अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, अगर वो दोनों मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, तो वहां पर हम बोलेंगे कि बी जो है वो ए का इनवर्स है। और इनवर्स को निकालने के लिए क्या चलना है हमने? इस तरीके से कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को डिवाइड कर देना है उसके डिटर्मिनेंट से। ठीक है, समझ आया आई होप ये आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लेना है कि ए मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, जिसकी एंट्रीज हैं ए बी सी और डी। तो एडजॉइंट की जो लास्ट टाइम जो हमने ट्रिक डिस्कस की है उसको ही हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? यहाँ पे ए और डी को इंटरचेंज कर दिया, डी और ए बन गया, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं बी और सी, इनका साइन चेंज कर दिया, माइनस बी और माइनस सी। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। और डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं हम, ये भी हम सीख के आए हैं 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पे ए और डी की मल्टीप्लाई करो, ए डी, माइनस में क्या कर दो, बी सी कर दो, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया। अभी इनवर्स का फॉर्मूला भी सीखा कि एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स है उसको डिवाइड कर दो किससे? डिटर्मिनेंट से। तो एडजॉइंट हमारा ये है यहाँ पे, और उसको डिवाइड कर दिया हमने डिटर्मिनेंट से, तो ये आ गया 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स। अब इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे ए मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री कितनी है, 2 3 और 1 और 4। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट देखना है। ठीक है, क्या आता है डिटर्मिनेंट जरूर चेक करना है। सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से पहले आपने डिटर्मिनेंट देखना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तब ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इनवर्स कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट देखा, 4 और 2 की मल्टीप्लाई करी 8, 1 और 3 की मल्टीप्लाई करी 3, तो 8 - 3 कितना आ गया 5, जो कि नॉन जीरो है, तो मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स कैसे निकालना है? सबसे पहले इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल ली। क्या आएगी एडजॉइंट मैट्रिक्स ट्रिक से? जो डायगोनल एलिमेंट है उनको हमने क्या कर देना है, इंटरचेंज। ये बार बार अगर ये ट्रिक अप्लाई करोगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 और 2 हो गया, और -3, और यहाँ पे साइन इंटरचेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे सॉरी, यहाँ पे -3 और क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया अर्जेंट। अब इस अर्जेंट को किससे डिवाइड कर देना हमने, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट कितना था हमारा 5, तो यहाँ से ये क्या आ गया, इनवर्स आ गया। इस 1/5 को अंदर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये सब जगह पे 4/5 -3/5 -1/5 और 2/5 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने सीख लिया कि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं इनवर्स 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का कैसे लिखते हैं। तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स चलो आप खुद देखना। ठीक है, इसके लिए मैं मैट्रिक्स लिख देती हूँ। हमारे पास है यहाँ पे, एंट्री है हमारे पास 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और 0 1, और यहाँ पे भी 1। ठीक है, अब इसका आप इनवर्स निकाल के देखना क्या आता है। पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेना क्या आ रहा है। अगर 0 आ रहा है फिर तो इसका इनवर्स होगा नहीं फाइंड आउट। अगर इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है नॉन जीरो, फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आप इस एग्जांपल को यूज करना कैसे इसका इनवर्स होगा फाइंड आउट। ठीक है, अब इसकी देखते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आती है। ठीक है, प्रॉपर्टी फर्स्ट है इसकी, क्या है ये अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लेना है, ए और बी दो कैसी मैट्रिक्स लेनी है, दोनों की दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेनी है, और सेम ऑर्डर की लेनी है। नॉन सिंगुलर मीन्स उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है।
ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट करने के बाद ए और बी की प्रोडक्ट करें या फिर बी और ए की प्रोडक्ट करें, तो वो भी क्या आएगी हमारे पास, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये तो चलो डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, याद रखना ये भी कि ए और बी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो उनकी प्रोडक्ट करेंगे ए बी या फिर बी ए अलग से, तो वो भी कैसी मैट्रिक्स आएंगी, नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एडजॉइंट जो है वो अपनी मैट्रिक्स के साथ कोम्यूट कर जाता है। ठीक है, ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ए है तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए आएगा। ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर लेना है यहाँ पे। तो ये जब सोल्व होगा और ये आएगा किसके, डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए होगी। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास 12th में भी आ जाती है ये वाली। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो वो इन्वर्टिबल कब हो सकती है, जब वो नॉन सिंगुलर है। वो मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो वो क्या होगी, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो क्या बोल देंगे, नॉन सिंगुलर है। ये रिजल्ट क्या हो गया, इफ एंड ओनली इफ हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी कि कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना हमारे पास, अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसके पास क्या होगा, यूनिक इन्वर्स होगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के पास अगर इन्वर्स है तो वो यूनिक है, ऐसा नहीं कि उसके पास दो इन्वर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ, इसके लिए क्या लेना है हमने, ए और बी दो मैट्रिक्स को लेना है, दोनों को दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेना है, दोनों का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम, और उनका प्रोडक्ट जो होगा वो इन्वर्टिबल आएगा। देखो अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा ए और बी दो नॉन सिंगुलर हैं तो इट मीन्स दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि ए और बी की प्रोडक्ट करें तो वो भी क्या आएगी, नॉन सिंगुलर, तो इट मीन्स क्या होगी, ये भी इन्वर्टिबल होगी। तो यहाँ से इसका यूज करके ही यहाँ पे आया है फिफ्थ प्रॉपर्टी में कि ए बी भी क्या हो जाएगी, हमारी इन्वर्टिबल होएगी। और साथ में क्या होगा कि ए बी का जो इन्वर्स होता है वो किस टाइप से ओपन होता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सिक्स प्रॉपर्टी में कि ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होता है। सेवंथ में है हमारे पास ए अगर हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए अगर क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट जो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स आती है उसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट की पावर में n-1 कर देंगे। जो यहाँ पे n है वो क्या है, ऑर्डर जो मैट्रिक्स का था ए का वो यहाँ पे n है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेवंथ। ठीक है, कि ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ए का निकालो, उसकी पावर में क्या कर दो, n-1 कर दो। ठीक है, उसके बाद है एट्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कि रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेनी है। ठीक है, दोनों की दोनों ध्यान रखना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए के। ठीक है, मतलब ये रिवर्स में ओपन होता है, जैसे कि एडजॉइंट जो है रिवर्स में होता है। ऐसे नहीं करना कि एडजॉइंट ऑफ ए की प्रोडक्ट एडजॉइंट ऑफ बी से कर दी, तो ये गलत है। तो यहाँ से पहले एडजॉइंट ऑफ बी लिखना है फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। तो ये हो गया हमारा रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास नाइन्थ प्रॉपर्टी में ए को क्या लेना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेना है। उसके बाद जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आती है ए की उसका फिर से एडजॉइंट निकालना हो, तो उसके लिए क्या, मतलब ये ट्रिक है कि डिटर्मिनेंट जो भी निकाला उसकी पावर में n-2 कर दो और साथ में ए मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए तो जैसे सिखाया वैसे ही निकालना है, सिंपल को फैक्टर वाली मैट्रिक्स से, जैसे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का निकाला वैसे ही निकालना है। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए का फिर से एडजॉइंट निकालना तो उसके लिए ये ट्रिक बन गई कि सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया, उसकी पावर में क्या लेना है, ऑर्डर में से 2 माइनस कर देना है, उसको जो है मल्टीप्लाई कर देना है मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास
डबल टाइम क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा मैट्रिक्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसी का एक बार पार्ट है छोटा सा, देखो कि अगर हमारे पास क्या है, एडजॉइंट है, कितनी बार है यहाँ पे, ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये k टाइम्स है कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला है k टाइम्स, ठीक है। उसके बाद k टाइम्स एडजॉइंट निकाल के उसका क्या फाइंड आउट किया हमने, उसका डिटर्मिनेंट। तो कैसे और क्या आता है, अब ऐसे तो है नहीं कि हम k टाइम्स उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे बार बार कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स से, उसके बाद फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो वो तो ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो गया और उसमें टाइम भी बहुत लगेगा, और वो तो करना भी नहीं है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है कि अगर एडजॉइंट है यहाँ पे कितनी बार है, k टाइम्स है, तो उसका जो डिटरमिनेंट निकालना है, तो कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख के, डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख के आपने क्या करना है, उसके ऊपर क्या कर देना है, n-1 की पावर में k कर देना है। यहाँ पे n जो है वो क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ऐसे निकालना है। तो इस प्रॉपर्टी में दोबारा से देखो क्या चीज है हमारे पास, कि एडजॉइंट है किसी मैट्रिक्स का, कितनी बार है हमारे पास, k टाइम्स है। तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना है आपने, a का डिटर्मिनेंट लिखना है जो भी है, उसके ऊपर ऑर्डर में से एक कम करके उसकी पावर क्या कर देनी है, जितनी बार यहाँ पे एडजॉइंट था, k बार था तो k टाइम्स लिख देना है। तो ये प्रॉपर्टी अच्छे से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूज हो जाती है क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 10th प्रॉपर्टी में, कि हमने अगर स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, ये स्केलर मैट्रिक्स थी ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स अलग है कि कोई मैट्रिक्स है उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स बनाया। तो इसका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करना है आपने, आपने जो एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल ही लिया होगा सिंपल, जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देना है उस k की n-1 करके पावर, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना। k के ऊपर मतलब क्या लगाना है कि ऑर्डर में से एक कम कर दो, जैसे 3 ऑर्डर है तो 3-1 2 किया तो k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट से, ठीक है। और नल मैट्रिक्स है हमारे पास, ओ जो रिप्रेजेंट कर रहा है नल मैट्रिक्स को, अगर उसका एडजॉइंट निकालना है तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिस भी ऑर्डर की है, जैसे एन ऑर्डर किया तो उसका एडजॉइंट निकालना है तो वो भी सिमिलर वही मैट्रिक्स आ जाएगी आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 13 प्रॉपर्टी। इसके लिए क्या है हमारे पास, ए और बी जो है हमारे पास दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और साथ में और कैसी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और उन दोनों की अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आ रही है, नल मैट्रिक्स आ रही है, जिस ऑर्डर की वो होंगी उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स आ रही है। तो उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों की दोनों ए और बी कैसी मैट्रिक्स थी, सिंगुलर मैट्रिक्स थी। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास जैसे है ए मैट्रिक्स है, ये है, ठीक है, ये ए होगी, उसके बाद बी भी ले लेते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे बोला है नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो मत ले लेना, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दूसरी ले ली हमने, यहाँ लो, यहाँ पे जैसे उठा लो 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे भी 0। अब जैसे ये ए और बी है, अब इन दोनों की प्रोडक्ट करो आप, देखो ए बी की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा, फर्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट रो के मल्टीप्लाई करी कॉलम के साथ क्या आएगी, जीरो की 1 के साथ, जीरो 1 के साथ, 1 की 0 के साथ 0, तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी 0। नेक्स्ट की भी प्रोडक्ट करोगे तो नेक्स्ट एंट्री भी आएगी 0, उसके बाद 0 रो की किसी के साथ भी करोगे तो मल्टीप्लाई, तो ये एंट्रीज भी क्या आ जाएंगी 0। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना इस थर्ड रिजल्ट के लिए, इसके लिए। तो ये अब ध्यान से देखो, क्या ए और बी सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनका भी डिटर्मिनेंट देखो ए और बी का, इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आ रहा है और इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स है।
तो ऐसे ये बोल रहा है कि ए और बी अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं और उन दोनों की प्रोडक्ट जीरो आ रही है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ए और बी सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे, वहां पे निकाल के नहीं देखेंगे ए और बी का डिटर्मिनेंट, डायरेक्टली। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टीज देख ली क्या होती हैं, आई होप ये आपको क्लियर होंगी। अगर किसी में डाउट है तो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्लन फॉर्म क्या होती है किसी मैट्रिक्स की। ठीक है, एक्लन फॉर्म, तो इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक्लन फॉर्म हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी हमारे पास क्या आ जाती है, एक्लन फॉर्म बन जाती है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए होती है ये। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स की क्या लिखनी है, एक्लन फॉर्म लिखनी है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो क्या देखना है, मतलब इन तीनों को फोल्ड होल्ड करना चाहिए। ठीक है, कंडीशंस को, तो जो भी उस मैट्रिक्स के अंदर अगर जीरो रो है तो उसको सबसे पहले नीचे बिठाना है, नीचे रखना है जीरो रो को। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन अ रो, कि रो में जो भी लीडिंग नॉन जीरो एंट्री होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन द प्रिसीडिंग रो। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जैसे ये है मैट्रिक्स, जैसे कि ये है हमारे पास जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जो, अब जैसे इस रो में जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री आएगी ना, इस फर्स्ट वाली रो में यहाँ पे है लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, तो इसकी क्या होगी, राइट में होगी जो भी लीडिंग नॉन जीरो एंट्री होगी, मतलब यहाँ वाली सारी जीरो होंगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो आएगी, तो यहाँ होगी जो भी नॉन जीरो एंट्री होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है, समझ आया। यहाँ पे ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन अ रो इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री इन द प्रिसीडिंग रो। ठीक है, प्रिसीडिंग रो के राइट में होएगी लीडिंग नॉन जीरो एंट्री जो सक्सीडिंग रो में। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या बोल रहे हैं कि जो भी लीडिंग नॉन जीरो एंट्री होगी ना हर रो में, वो कैसी लेनी है, आपने वन लेनी है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए होल्ड अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की एक्लन फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, और ये भी है कि अगर एक्लन फॉर्म लिखनी है तो वो कैसे लिखनी है, तो इसके लिए हमने क्या अप्लाई करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, जो कि हम 12th क्लास में सीख के आते हैं। एक बार देख लेते हैं पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, रो के लिए देखते हैं कि अगर हमने पहला क्या होता है कि इंटरचेंज कर दो रो को, जैसे कि एक रो है R1, R1 है तो उसको चेंज कर दो किसके अंदर, इंटरचेंज कर दो किसी भी रो के साथ। जैसे जनरल ले लो, RI रो है तो उसको चेंज कर दिया किसके साथ, इंटरचेंज किया RJ के साथ। एक तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है, और एक और दूसरा कौन सा होता है कि कोई भी हमारे पास रो है, मान लो RI है, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नॉन जीरो स्केलर से, KRI। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है कि हम किसी भी रो में, ठीक है, किसी दूसरी रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि RI रो के अंदर हम ऐड कर सकते हैं किसको, किसी अदर रो, जैसे कि RI में ऐड किया हमने, प्लस किया K टाइम्स RJ, और K यहाँ पे क्या लिया हमने, नॉन जीरो लिया। तो ये ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ऐसे ही सिमिलरली हम कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों का यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स की क्या लिख सकते हैं, एक्लन फॉर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम्पल देखो, बस ये सीधा लिखा हुआ कि ये जो है इस टाइप से बनती है एक्लन फॉर्म। ध्यान से देखो, इसकी जो फर्स्ट जो थी कंडीशन की सारी की जो मतलब जो जीरो रो होगी वो कहाँ होगी, सबसे लास्ट में होगी, ये भी होल्ड होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन बोल रहा था कि जो भी सक्सीडिंग रो में पाइवेट एलिमेंट होगा या लीडिंग नॉन जीरो एंट्री होगी, वो राइट में लाई करेगी प्रीसीडिंग नॉन जीरो एंट्री के। तो ये प्रीसीडिंग नॉन जीरो एंट्री है, तो वो सक्सीडिंग वाली में कहाँ लाई कर रही है, राइट में, तो ये भी होल्ड होगी। और थर्ड में क्या बोला है कि हर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो होगी ना,
वो क्या होगी, 1 होएगी, तो ये भी होल्ड होगी। तो ये हमारी क्या बन गई, एक एक्लन फॉर्म बन गई किसी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो ऐसे बनाना है हमारे पास एक्लन फॉर्म को। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, कौन सी फॉर्म आएगी, रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म। अब देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म या रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म क्या होती है। इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं नेम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि कभी बोल सकते हैं रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म या फिर रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म। ठीक है, क्या होती है किसी मैट्रिक्स की, तो उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। और हम ये भी सीखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्लन फॉर्म और रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में भी क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और याद रखना है इन दोनों फॉर्म को निकालने के लिए कौन से ऑपरेशंस का यूज करते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, जो कि बता दिए कौन कौन से होते हैं। अब इसके लिए हमें कोई मैट्रिक्स दी जाएगी, उसमें क्या करना है कि ये हमारे पास ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए चारों की चारों, तब जाके वो क्या बनेगी, रो एक्लन फॉर्म बनेगी। अब ये कंडीशंस क्या हैं, देखो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि जो भी नॉन जीरो एंट्री होएगी ना, जिस भी मतलब जितनी भी रोज हैं, अगर उनमें नॉन जीरो एंट्री है तो वो क्या होगी, 1 होगी, 1 होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो भी सक्सेसिव रो होगी उसकी जो नॉन जीरो एंट्री होगी वो लाई करेगी राइट साइड में, प्रोसीडिंग नॉन जीरो एंट्री, प्रोसीडिंग रो में जो नॉन जीरो एंट्री होगी उसकी राइट साइड में लाई करेगी। ये वही कंडीशन है जो एक्लन फॉर्म में थी, यहाँ पे भी वही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है कि हमारी जो भी रो है, हर एक रो में जो भी नॉन जीरो एंट्री है, ठीक है, उसके अबव और या उसके बिलो जो भी एंट्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये हुई हमारी थर्ड कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अगर कोई हमारी मैट्रिक्स के अंदर 0 रो है तो वो कहाँ लाई करेगी, बॉटम में लाई करेगी मैट्रिक्स के। इसको जो है हम अब एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। हम इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या है, एक मैट्रिक्स ली जैसे कि ये है 1 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, पे 1 0 2 0 0 1 0। अब ध्यान से देखना, जो ये चारों कंडीशन है इनको चेक करना है कि इस मैट्रिक्स पे होल्ड हो रही हैं। तो ये एक रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म है किसी मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि जो भी नॉन जीरो एंट्री होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए हर रो में। तो इसकी हर एक रो को चेक करते हैं। फर्स्ट रो में देखो नॉन जीरो एंट्री क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है। ठीक है, सेकेंड रो में भी नॉन जीरो एंट्री क्या है, 1 है। ठीक है, और थर्ड रो में भी 1 है, और फोर्थ में तो कोई नॉन जीरो एंट्री है ही नहीं। ठीक है, तो ये होल्ड होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में क्या बोल रहा था कि जो भी सक्सेसिव रो होगी उसमें नॉन जीरो एंट्री होगी वो राइट साइड में लाई करेगी प्रीसीडिंग रो की नॉन जीरो एंट्री के। जैसे कि हमारे पास ये सक्सेसिव रो है, ये वाली सेकंड रो किसके सक्सेसिव रो है, फर्स्ट प्रीसीडिंग रो के। तो इसकी नॉन जीरो एंट्री देखो ये वाली है 1, तो ये राइट में लाई कर रही है इसके। ठीक है, अब थर्ड रो देखो, थर्ड रो में जो नॉन जीरो एंट्री है वो प्रीसीडिंग रो के किस में लाई कर रही है, राइट में लाई कर रही है। और फोर्थ रो में तो कोई है ही नहीं नॉन जीरो, तो सेकंड कंडीशन भी होल्ड होगी। और थर्ड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो भी हमारी रोज हैं उसमें अगर नॉन जीरो एंट्री है तो उसके ऊपर और उसके नीचे 0 होंगी एंट्रीज। तो इस 1 के नीचे देखो सारी एंट्रीज क्या है, 0 हैं। अब सेकंड रो ये है नॉन जीरो एंट्रीज के ऊपर भी क्या है, 0 है, और नीचे देखो सारी एंट्रीज 0 हैं। थर्ड रो में देखो यहाँ है 1 नॉन जीरो एंट्री, इसके ऊपर भी देखो 0 है और नीचे भी क्या है, 0 है। ठीक है, और फोर्थ रो में कोई नॉन जीरो एंट्री है ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे तो वो कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। तो थर्ड कंडीशन भी होल्ड होगी इस मैट्रिक्स में। अब फोर्थ में कह रहे कि अगर 0 रो है तो वो कहाँ लाई करेगी, बिल्कुल नीचे लाई करेगी। तो 0 रो ये वाली है वो बिल्कुल नीचे ही है। तो चारों की चारों कंडीशन ये मैट्रिक्स होल्ड कर रही है।
तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म होगी किसी भी मैट्रिक्स की। ठीक है, अब उसके बाद एक नोट है, इसको भी ध्यान में रखना। क्या बोल रहा है ये, कि अगर हमने क्या करना है कि एक्लन फॉर्म है हमारे पास मैट्रिक्स की, उसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में, तो क्या कंडीशन होगी उसमें, बस क्या करना है आपने, सिर्फ ये वाली थर्ड कंडीशन को ऐड कर देना है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तो ऑलरेडी होल्ड हो ही जाएंगी, तो ये कौन सी ऐड कर देनी है, सिर्फ एक थर्ड कंडीशन, कि नॉन जीरो एंट्री के ऊपर और नीचे क्या बना देना है, जीरो एलिमेंट बना देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस अ रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स वी नीड टू मेक द एंट्रीज अबव ईच pivot non-zero element in the row echelon form of the matrix। ठीक है, यहाँ पे pivot जीरो इन अ रो echelon form of the matrix। बस सीधा सा है कि इसमें यही कहना चाह रहा है कि थर्ड कंडीशन होल्ड होनी चाहिए echelon form of a matrix में, तो वो क्या बन जाती है, रिड्यूस रो echelon form बन जाती है। और इसमें एक ये क्वेश्चन भी अराइज हो जाता है कि एक्लन फॉर्म किसी मैट्रिक्स की कितनी होती हैं, तो इनफाइनाइट होती हैं, याद रखना है। और रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म कितनी होती है किसी मैट्रिक्स की, तो वो क्या होती है, यूनिक होती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है डीएसएसबी में, तो याद रखना है आपने। तो आज अपन ने कर लिया यहाँ पे नेक्स्ट, मतलब कि इनवर्स भी किया, एक्लन फॉर्म भी किया, क्या होती हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि रैंक क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, रो रैंक क्या होता है, कॉलम रैंक क्या होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज का ये सब समझ आया हो। ठीक है, और आप इसको अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, और जहाँ भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ डाउट बता देना कमेंट में। और इसकी जो भी पीडीएफ होगी, ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इस क्लास के पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।